लेकिन जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी तब तक कभी जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, ये भी सच है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो चिकन खाते हैं। आप नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, वो उनकी गलती है। बहुत से ब्राह्मण हैं जो पंडित, जो मंदिर में भी बैठते हैं और मांस भक्षण भी करते हैं। उत्तराखंड के जो ब्राह्मण होते हैं वो वहाँ होता है, बंगाल, कोलकाता में। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। भगवान को ही मांस चढ़ता है। मैं ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। भूगोल भोजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भूगोल, जहां जैसा भूगोल होता है वहां वैसे पहनावा होता है, वहां वैसा भोजन होता है। ठंडा एरिया होता है जहां, वहां वेजिटेशन नहीं होता, अनाज। हाँ, तो ये तर्क देना कि शादी के लिए खाना, जो भी है शादी अपने ही उसमें होना, यही तो मानसिकता होती। अब हम चल रहे हैं प्रमुख तौर पर उन बातों को समझने जिन्हें हम संविधान का राजनीतिक दर्शन मानते हैं, जिनको माना गया है कि यह संविधान का राजनीतिक दर्शन है और इनको साथ लेकर चलना संविधान का प्रमुख कर्तव्य है। यही संविधान के प्रमुख लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने के लिए इस देश के राष्ट्र निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं उन संविधान के राजनीतिक दर्शनों को जिनके ऊपर भारत का संविधान टिका हुआ है और जिन लक्ष्यों की तरफ भारत का संविधान आगे बढ़ रहा है। सुनिए ध्यान से। इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। तो ये सारी बातें, हमारा संविधान एक शब्द पर नहीं टिका हुआ है। हमारे संविधान में कई शब्द हैं और इन कई शब्दों के कई अर्थ हैं और उन्हीं अर्थों में हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन छिपा हुआ है। हमारा संविधान एक उदारवादी संविधान है। समय के साथ परिवर्तन को कभी मना नहीं करता। जो परिवर्तित होना चाहिए उसे वो स्वीकार करता है समय के साथ परिवर्तन को। एक उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, मतलब सभी धर्मों को, सभी जीवन मूल्यों को वो संरक्षित करने का काम करता है। किसी एक जीवन मूल्य, यहां पर जानवरों को भी उतना महत्व दिया जाता है जितना कि मनुष्य को दिया जाता है। आप बखूबी जानती है इन बातों को। और धर्म और भाषा दोनों को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। भारत में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों को संरक्षण भी दिया जाता है और उनको आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है। और जिनके साथ इस देश में शोषण हुआ है उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए भारत के संविधान ने अपने आप को थोड़ा नर्म बनाया और उनको अपने माध्यम से आरक्षण उपलब्ध कराया है। राष्ट्र पहचान बनाने को प्रतिबद्ध। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और है, संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। ये भारत के संविधान की पहली अभिलाषा है कि उस पे जो भी लिखा है उन सभी चीजों पे अमल कैसे होना चाहिए? शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से। शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हर समस्या का समाधान होना चाहिए। यह भारत के संविधान की पहली अभिलाषा कि हर चीज की समस्या का अंत करें आप, लेकिन उन समस्याओं का अंत आप कैसे करेंगे? शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से, सभी चीजों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए।
आप ये मानिए कि हर चीज को आप प्रमाणित कीजिए और अगर वो गलत है तो उसे हटाया जाएगा, पर शांतिपूर्ण तरीके से। अगर है उस चीज का प्रमाण तो उसे हटाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ होना कैसे चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से। बिना शांतिपूर्ण तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए। ये भारत के संविधान की पहली अभिलाषा है, पहली इच्छा है कि मेरे देश का नागरिक रहे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रहे और लोकतंत्र का सम्मान करते रहे। और क्या है? भारत का संविधान संक्षिप्त रूप से स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब समझती हो? क्या होता है सामाजिक न्याय? समाज में सभी को समानता दी जाए और मतलब किसी भी आधार पर उसका भेदभाव न किया जाए। सभी आधारों पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, यही है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का यह भी अर्थ होता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर मैं 5 हूं तो मुझे 5 ही आम मिलने चाहिए, मेरे पास 50 आम नहीं होने चाहिए। आज आप देखिए देश की 50% आय सिर्फ 10% लोगों के पास है। 10% लोगों के पास देश की 50% आय है। ये क्या है? ये आर्थिक असमानता को दर्शा रहा है कि देश में आर्थिक असमानता फिर से फैल रही है। देश में आर्थिक असमानता फिर से फैल रही है। 10% लोगों के पास देश का 50% धन होना, यह आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारक है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब भारत का संविधान आर्थिक तौर पर समानता स्थापित करने में अभी भी सफल नहीं हो पाया है। सामाजिक आधार पर भी आज भी हमारे देश में जातिवाद है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। कि झुठला सकती हो? आप मानती हैं कि जातिवाद है? मानती हैं आप इस बात को? क्यों? आपने अनुभव किया इस चीज को कभी या देखा है? हाँ देखा है। देखा है ना? कैसे देखा है बताओ अब आप कैसे देखा है? अब आप ही बताओ। इसका बहुत लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मैं कहता हूं, अब आपने भी इस चीज को अनुभव किया है तो ये बताएं आप मुझे। हमारे मतलब हम जैसे ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है कि जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, वो जैसे ब्राह्मण या फिर ठाकुर के घर जाकर उनके साथ नहीं बैठ सकते। उनके लिए अलग बर्तन बनाए जाते हैं। जैसे जो शूद्र वगैरह होते हैं, वो उनके लिए अलग बर्तन बनाए जाते हैं कि वो हमारे बर्तन में नहीं पी सकते पानी वगैरह, और उनको मतलब नीचे समझा जाता है कि हाँ है, मानते हैं ना। ज्यादातर गांव में है। ज्यादातर आज भी भारत का 60% जनसंख्या गांव में ही बसती है। और धार्मिक भेदभाव भी है कि नहीं है? धार्मिक भेदभाव तो है ही। धार्मिक भेदभाव है और वो चरम पर जा भी रहा है, बढ़ भी रहा है ना? कब से? हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं है। मैं आपको एक समय काल बताता हूं। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक भेदभाव नहीं रहा है और इसके पीछे रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम समाज का शिक्षित ना होना। मैं इसके लिए उन्हें इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर मुस्लिम समाज शिक्षित नहीं होगा तो उसके जो मौलवी हैं वो उनको पागल बनाएंगे और अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहेंगे और आपको झुलसाएंगे। क्योंकि आप जब तक सही कुरान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सही कुरान का अर्थ ही नहीं पता चल पाएगा। आप अगर धर्म पढ़ना चाहते हैं तो आपको धर्म पढ़ना पड़ेगा। किसी की बात सुनकर आप धर्म नहीं पढ़ सकते। अगर आपने 3 वर्ग वाला चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लैंड का तो आपको पता चल गया होगा कि पादरियों ने किस प्रकार से किसानों को अपना गुलाम बना लिया था। उन्हें धार्मिक ग्रंथों से बहुत दूर कर दिया था, जिससे कि वो कभी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ ना पाए और उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर रहे। लेकिन जब रेनेसा होता है, पुनर्जागरण होता है, जब वो धर्म को पढ़ते हैं तो क्या फिर वो पादरियों की बात में आते हैं? नहीं आते ना। तो यही बात है कि जब तक आप खुद धर्म को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद धर्म के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप मूर्ख बनते रहोगे और आपको मूर्ख बनाया जाता रहेगा। तो यही बात हमारे समाज के इस्लाम मानने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे अपनी धार्मिक किताबों को और उसका सही अर्थ क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या जो लोग धार्मिक किताबों को पढ़ चुके हैं, जो लोग, क्या शाहरुख खान एक सच्चा इस्लामिक व्यक्ति नहीं है वो सच्चा इस्लामिक, लेकिन उसने धर्म को सहिष्णु कराया। धर्म कभी किसी को मारना नहीं सिखाता,
धर्म प्रेम भाव से रहना सिखाता है। धर्म का मूल उद्देश्य ये है कि समाज को एकजुट करना, समाज को तोड़ना नहीं। आप इतिहास में हुई गलतियों को आज भी अगर सही करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आप समझिए इतिहास, पढ़िए इतिहास। अगर आप इतिहास नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पढ़िए इतिहास को, समझिए इतिहास को। इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। और हमारा समाज इस चीज से दूर भागता है कि इतिहास में गलत है, जो गलत है उसको सही तो करना है। इतिहास यही तो सिखाता है कि जो भूतकाल में गलतियां हो गई उन्हें भविष्य में नहीं दोहराना। लेकिन हम उससे सीख कहां ले रहे हैं, उससे सीख कहां ले रहे हैं, यही सारी चीजें तो हमें समझनी है। तो आइए विषय पर आते हैं। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान का पहला उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तब तक राष्ट्र के स्वतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र की स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि उस देश में रहने वाला हर नागरिक अपने आप में स्वतंत्र हो, अपने आप में अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, अपनी इच्छा का जीवन व्यतीत करे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छा किसी पे थोपे, किसी पे थोपना आपका अधिकार नहीं है। हर स्वतंत्रता की एक क्या है, लिमिटेशन है। आपकी स्वतंत्रता तभी तक आपकी स्वतंत्रता है जब तक आप किसी और की स्वतंत्रता में दखलंदाजी ना करें, तभी तक है आपकी स्वतंत्रता। जैसे ही आपने किसी और की स्वतंत्रता में दखलंदाजी करी, इसका मतलब आप उसकी स्वतंत्रता का हानि कर रहे हैं और आपको उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। तो सुनिएगा क्या है व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। समझ में आई बात? ये इतनी आसानी से नहीं आई है। चुपचाप बैठकर आप बैठे रहे और आपकी टेबल पे बैठ गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी के लिए तो सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है ना, इसी के लिए तो सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है। 1757 से लेकर 1947 तक जो ये संघर्ष हुआ, ये किसके लिए हुआ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ही तो हुआ, क्योंकि अंग्रेज हमें हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दे रहे थे। हमारे राष्ट्र को अपनी नीतियों, अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रयोग कर रहे थे, अपनी नीतियों और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर रहे थे। इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास आपको बताएगा कि किसने आपके देश को लूटा है और किसने आपके देश में, कौन आपके देश में रच बस गया है। इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आगे सुनिए, आगे क्या कहता है? आगे कहता है यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन रॉय ने प्रेस की आजादी की काट छांट का विरोध किया, अंडरलाइन करना, विरोध किया। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन रॉय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। समझ में आई बात? अगर आप हमारी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं तो हमारे विचारों का भी ख्याल रखिए, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। अगर हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये बात भी जानिए कि अगर आप अपने विचार किसी पर थोप रहे हैं इसका मतलब आप उसकी स्वतंत्रता उससे छीन रहे हैं। आप अपने विचार किसी पर थोप नहीं सकते क्योंकि वो भी स्वतंत्र है। आपका विचार आपके दृष्टिकोण से सही हो सकता है लेकिन उसका विचार उसके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, ये भी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही है स्वतंत्रता। आप मेरे विचार से असहमत हो सकते हैं लेकिन असहमत होने का यह अर्थ नहीं है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मेरे पास भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपके पास है। यही कह रहे हैं राम मोहन रॉय साहब। राम मोहन रॉय ही वो हैं जिन्होंने, आपको पता होना चाहिए, सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं, एक समय था कि हमारे समाज में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था बहुत, और आज हमारा समाज इस चीज को मानने से भी इनकार करता है कि हमारे समाज में कभी महिलाओं को जिंदा भी जलाया जाता था। ये मानने से इनकार कर देता है।
अपनी गलतियों को स्वीकारना ही सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है। प्रभु श्री राम से ये भी सीखिए आप। वो कहते हैं ना, अच्छे गुण कोई नहीं सीखता, अच्छे गुण सीखिए उनसे। और उन्होंने कब उपद्रव मचाने को कहा कि यही मेरे नाम पर किसी की हत्या कर दो, ये कहा है कभी? तो क्या सच में राम की बातों का अनुसरण हो रहा है इस देश में? सोचो इस बात पर, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर इस पे सोचने के लिए कह दोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको क्या कहा जाएगा कि आप राम भक्त नहीं हैं। ये सोचने के लिए जब मजबूर किया, ये कहने, यही है अभिव्यक्ति पर रोक लगाना। भाई आपके विचार को मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप मेरे विचार को सुनने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब आप मेरी अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर रहे हैं, आप मेरे अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है, आगे सुनिए। राम मोहन रॉय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखता है, उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। इसीलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आजादी प्रदान करे। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आजादी की मांग निरंतर उठते रहे। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रॉलेट एक्ट ने हमारे इसी स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिक स्वतंत्रता, ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के समय ही लाहौर में उनकी मृत्यु होती है और फिर इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह साहब सैंडर्स को मारते हैं, क्योंकि सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय साहब का सर फोड़ा था। ये याद रखना, गांधी के रास्ते पर ही चल रहे थे ये लोग, गांधी से बहुत पहले के हैं। ये बहुत महान व्यक्तित्व है भारत की आजादी के, लाला लाजपत राय गांधी से पहले के हैं, जो उस समय आजादी के आंदोलन को चला रहे थे। समझ में आई बात? तो सैंडर्स को भगत सिंह साहब इसीलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय का सर फोड़ा था और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नेताओं ने कितना संघर्ष किया, कितना लहू बहाया है इस देश को ये आकार देने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता देने के लिए। लेकिन आज की सरकारें उस स्वतंत्रता को खाने के पीछे पड़ी है। मैं नहीं मना करता कि तेलंगाना में जो आज उस लड़की के साथ किया गया वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को रोके, किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आपकी कोई औकात नहीं कि आप उसे जाकर रोकें। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार उन प्रोटेस्टों को रोकने के लिए उनको जबरदस्ती जेल में ठूस देती है, जबरदस्ती। तो ये जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, आज हमारी खुद की सरकारें उन चीजों को दबाने का प्रयास करती है। तो ये देख के बहुत दुख होता है, ये देखकर बहुत दुख होता है कि आज हमारी खुद की सरकारें अपना विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाती अपनी गलत नीतियों के खिलाफ। क्या ये सही है? आप देखिए इन चीजों को, समझिए इन सब चीजों को। इसीलिए मैं हर बच्चे से कहता हूं कि आप जाइए एक बार विश्वविद्यालय जीवन जिए। आप तभी आपको पता चलेगा कि भारत की राजनीति क्या है, तभी आपको पता चलेगा यथार्थ राजनीति क्या है, तब आपको पता चल पाएगा। स्कूल में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती, इसलिए आप राजनीति को सही ढंग से समझ नहीं पाते। जिस दिन आप विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं उस दिन आपको पता चलता है कि क्या होती है भारत में राजनीति और राजनीति का क्या है असली स्वरूप, किस प्रकार से देश की राजनीति मोड़ लेती है, तब आपको पता चलता है। आगे सुनिए। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतर आत्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का
अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। यहाँ इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। समझ रहे? ऐसे ही हमने अपने संविधान में नहीं लिख रखा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति और अभिव्यक्ति में अंतर होता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, हमारे जो विचार हैं, स्वच्छंद विचार, उनको प्रकट करने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो चित्र के रूप में हो, चाहे वो संगीत के रूप में। हर रूप में हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये है, तो हमने ऐसे ही संविधान में नहीं लिख दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। हमने बहुत मंथन किया, हमने उस चीज के लिए संघर्ष किया है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को समझा है कि अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा एक व्यक्ति के पास, तो उसके आजाद होने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पास उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो उसके आजाद होने का कोई मतलब नहीं है। आजाद होने का मतलब ही यही होता है कि उसको अपनी विचारधारा, अपनी बात, अपने विषय में बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपनी सरकार का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। यही लोकतंत्र है, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। हमारे संविधान का पहला उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की स्थापना। ये है हमारे संविधान का पहला। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को समझना भी बहुत जरूरी है। अभी आपने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है, आपने ये माना कि आज भी भारत में धार्मिक तौर पर, जातीय तौर पर भेदभाव मौजूद है, और इस भेदभाव को अभी भी 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, और कल हम अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस चल रहे हैं मनाने, लेकिन अभी भी जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। चलिए, मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूं, अभी भी जो जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, वो निम्न जातियों में शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। क्यों होती हैं? होना भी नहीं चाहिए। क्यों? जैसे जो दूसरी कास्ट के लोग होते हैं, हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हाँ, हम नॉनवेज नहीं खाते, हाँ, प्योर, हाँ, और शादी हमेशा अपने ही गोत्र में होनी, अपने गोत्र में कह रही हूँ, अपने ही उसमें होनी चाहिए। क्योंकि मान लो हमारे घर की लड़की किसी और घर में जा रही है, वहाँ मांस खा रहे हैं, हाँ, और तुम्हारी बेटी को बोल रहे हैं कि मांस पकाओ, तो नहीं पका सकती ना। चल, ये मैं मानता हूं। एक व्यवहार के रूप में होना चाहिए, जान पहचान। चलिए, मैं मानता हूँ, ठीक, ये बात आपकी ठीक, मैं मान गया। लेकिन जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, तब तक कभी जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। ये भी सच है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो चिकन खाते हैं। आप नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, वो उनकी गलती है। बहुत से ब्राह्मण हैं जो पंडित, जो मंदिर में भी बैठते हैं और मांस भक्षण भी करते हैं। उत्तराखंड के जो ब्राह्मण होते हैं, वो वहाँ होता है, बंगाल, कोलकाता में। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। भगवान को ही मांस चढ़ता है। मैं ऐसा क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। भूगोल भोजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भूगोल, जहां जैसा भूगोल होता है, वहां वैसे पहनावा होता है, वहां वैसा भोजन होता है। ठंडा एरिया होता है जहां, वहां वेजिटेशन नहीं होता, अनाज। हाँ, तो ये तर्क देना कि शादी के लिए खाना, जो भी है, शादी अपने ही उसमें होना, यही तो मानसिकता होती है ना जातिवाद को। यही चीज आप नहीं मान, अभी आपने उतना नहीं समझा है। अभी आप जब धीरे धीरे अपग्रेड होते चलेंगे ना, तब आप समझेंगे कि जातिवाद को अगर हमें समाप्त करना है सच में समाज से, तो हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार भी इसीलिए इंटर रिलीजन मैरिजेस को बढ़ाती है, जिससे कि समाज में सहिष्णुता बढ़े, समाज में सहिष्णुता बढ़े और समाज में प्रेम और भाव बढ़े। इसीलिए जब तक ये चीजें नहीं होंगी, एक दूसरे के, हम जब तक कल्चर को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक दूसरे से अलगाव ही महसूस करेंगे, कभी मेल भाव महसूस ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें अगर एक समाज में रहना है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा,
जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम समाज में रह पाएंगे, नहीं तो ये संभव नहीं है। अभी आप नहीं समझेंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे इस चीज को। जब आप ऊपर जाएंगी, पढ़ेंगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप 12वीं में आएंगे, तब आपको जब आप भारत का राजनीतिक और ऐतिहासिक इतिहास पढ़ेंगे, तब उसमें जब देखेंगे आप जातिवाद कितना लोगों के साथ शोषण हुआ है, तब आप खुद ब खुद ये मानने लगेंगी कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, जिससे कि समाज का उद्धार हो। मैं कह रहा हूं कि आप मानेंगे इस चीज को। मैं ये पुख्ता दावा करता हूं। मैं नहीं मानती इस बात की, मैं गारंटी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इस बारे में पूरा मतलब पढ़कर आऊंगी कि हाँ ऐसा। हाँ, पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगी ना, भारत का जब कास्ट सिस्टम पढ़ेंगी, जब कुछ लोगों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव हुआ है, उनको सिर्फ जातिवाद कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम पहले से। हाँ, कम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं हुआ है कम, बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन जिस हद तक का होना चाहिए ना, उस हद तक का नहीं हुआ है। ये हकीकत है। आज भी जातिवाद के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अब आप मुझे बताओ कि जातिवाद के नाम पर किसी को घोड़ी पे न चढ़ने दिया जाना क्या सही है? उसको चप्पल न पहनने दिया जाना सही है? कि तुम हमसे नीची जाति के हो, तुम हमारे सामने से जब जाओगे तब तुम शर्ट उतार कर जाओगे, है ना? ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक दिन मेरी इंस्टाग्राम पे किसी से बहस हुई थी इसी बात पे। मैंने इस पे एक वीडियो डाली थी और उसमें मेरी बहस हुई थी किसी से। ठीक है, तो चलो अभी तो बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। भारत का संविधान यूरोपीय संविधान के अकॉर्डिंग उदारवादी नहीं है। हम वो लिबरल नहीं है जो यूरोप का लिबरलिज्म है। हमारा लिबरलिज्म अलग है, हमारा उदारवाद अलग है। हमारा उदारवाद कहता है कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए। हमारे उदारवाद का मतलब ये है, हमारे देश में रेसिज्म नहीं है, रंग भेद नहीं है। हमारे देश में जाति भेद है, जाति के आधार पर भेदभाव है। तो हमें ये समाप्त करना है, हमें अपनी कुरीतियों को समाप्त करना है, महिलाओं की भ्रूण हत्या को समाप्त करना है। आपको पता होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को पहले मार दिया जाता था। तो इन सब चीजों को हमें समाप्त करना है, बाल विवाह को समाप्त करना है। ये हमारे उदारवाद का प्रतीक है। हमें अपनी महिलाओं को शिक्षा में सम्मिलित करना है, ये हमारा उदारवाद है। हमारा उदारवाद यूरोप का उदारवाद नहीं है, हमारा उदारवाद हमारा है। हमने उदारवाद शब्द जरूर कहीं से लिया है, लेकिन हमने उनके हिसाब से नहीं लिया, हमने अपने हिसाब से लिया। इसीलिए मैं कहता हूं भारत का संविधान नकल का संविधान नहीं है। भारत का संविधान नकल का संविधान नहीं है। भारत का संविधान भारत की जरूरतों का संविधान है, भारत की समस्याओं को निपटाने का संविधान है। इसीलिए भारत का संविधान सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक संविधान है। आगे सुनिएगा आप। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरहीज देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहली बात तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोच्चतम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इस वर्ग के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। तो ये है हमारे सामाजिक न्याय का अर्थ कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनको
अपलिफ्ट करना और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करना, जिससे कि वो मूल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, मूल समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये बात सच्चाई है, जैसे कि आपने खुद स्वीकार किया, मैं भी इस बात को मानता हूं, मेरे गांव में भी ये होता है, ये हकीकत है और मैं इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। मैं अगर अपने घर वालों से, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहता हूं कि इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये कहते हैं सदियों से चली आ रही है ये पीढ़ी, इनको हम अपने साथ नहीं बिठा सकते। बस यही तर्क होता है उनके पास, इसको खंडित करने का और कोई तर्क नहीं होता। सदियों से, अरे सदियों से चल रही है जो चीज, उसको बदलना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान दिया कि जब तक इनको राजनीतिक अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगा, जब तक शैक्षिक क्षेत्रों में इनको भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इनकी समाज में स्थिति नहीं सुधरेगी। और इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के शैक्षिक सरकारी संस्थानों में और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में और भारत की विधायिका और लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है, जिससे का इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बन सके, इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सके और ये देश की राजनीति में भी अपनी संख्या के हिसाब से भागीदारी कर सके। आगे तीसरी चीज, विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। भारत का संविधान दुनिया के एक ऐसे संविधानों में से एक है जो विविधता को बहुत ज्यादा सम्मान देता है। हमारा देश सबसे ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं विश्व के अनेकों देशों को मिला लो तब भी नहीं होती, इतनी भाषाएं सिर्फ हमारे देश में। हमारे देश में यहां से लेकर यहां तक अलग अलग भाषाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप आएंगे तो अनेकों भाषाएं आपको मिल जाएंगी सुनने को, बोलियां भाषाएं बहुत हैं। तो हमने अपने संविधान में, अपने समाज में सभी भाषाओं को, सभी कल्चर्स को, सभी भाषाओं को, सभी कल्चर्स को क्या दिया है? सम्मान दिया है। और हमने अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये सहूलियत प्रदान करी है कि आप भी हमारे बराबर के नागरिक हैं, आप भी हमारे बराबर के नागरिक हैं। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, इसने अपने समाज में भेदभाव किया, इसलिए आज ये बर्बाद हो गया है। अपने आप को कहता है कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन इसने सबसे ज्यादा भेदभाव किया अपने अल्पसंख्यकों के साथ। आज वहां अल्पसंख्यकों की संख्या हद से ज्यादा कम हो गई है और हमारे देश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम नहीं हुई, बढ़ी है। हमारे देश का अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबकी संख्या बढ़ी है, घटी कहीं नहीं है, घटी कहीं नहीं है। लेकिन यहां हद से ज्यादा घट गई है। आज 0% में हो चुके हैं वहां अल्पसंख्यक, लेकिन यहां पर 0 में नहीं है, यहां पर पॉइंट में है, 1%, 2%, 3%, 4% ऐसी संख्या है और वहां कुछ नहीं है। और वो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम मंदिर तोड़ते हैं, हम मस्जिद तोड़ते हैं। और आपने हमारे कितने मंदिर तोड़े हैं? आप अपने गिरीवान में भी तो झांकिए, आप दूसरों पे तो उंगली उठाते हैं। मैं सब देखता हूं, मैं इसीलिए सब देखता हूं। मैंने बहुत पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को भी देखा है और मैंने ये बहुत विशेष तौर पर देखा, राम मंदिर पे उनकी टिप्पणियां मैंने सुनी। आप हमारे मंदिर, हमारे देश में आप कहते हैं कि हमने मस्जिद तोड़ी, हम मानते हैं कि वो गलती थी, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत भी तो हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह प्रमाणित किया है कि वहां मंदिर था। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो भी आक्रांता आए हैं उन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए यहां के प्रमुख धर्म पर चोट की है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इस बात को मैं झुठलाऊंगा तो कदापि नहीं। और यही सच है, यहां का प्राथमिक धर्म इस्लाम नहीं है। यहां का प्राथमिक धर्म कौन सा? हिंदू सनातन है, बौद्ध है, जैन है और सिख है। ये यहां के प्राथमिक धर्म है। यहां का प्राथमिक धर्म इस्लाम नहीं है। यहां इसीलिए आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं वो आक्रांताओं के आने के बाद बने, पहले नहीं बने। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और इस देश के मुसलमान को भी समझनी पड़ेगी।
और अगर वो नहीं समझता तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और हमारे देश में किसी के साथ भी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है। अगर वो कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव हुआ है तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, मैं भाजपा की राजनीति से फेवर नहीं करता, क्योंकि भाजपा सच में कट्टर राजनीति करती है, ये कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन हां, आप भी इस बात को समझिए कि इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये भी सच है। तो हमारा देश ये स्वीकारता है, हमारे देश का संविधान ये प्रमाणित करता है कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या जितने अधिकार हमारे पास है उतना ही दूसरे धर्म के लोगों के पास भी है, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको हमने उतने ही अधिकार दिए हैं। हमारे देश में, हमारे देश के सर्वोच्चतम पद तक किसी भी धर्म का व्यक्ति पहुंच सकता है। लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाए, पाकिस्तान में यह संभव नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी सिर्फ मुसलमान बन सकता है और राष्ट्रपति भी सिर्फ मुसलमान ही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हमने सिख प्रधानमंत्री भी दिया है ना, हमने सिख प्रधानमंत्री भी दिया है, और मेरे ख्याल से हमने एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री भी दिया है। गलत हो सकता हूं मैं, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके नाम से लगता है कि वो क्रिश्चियन है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, मदर टेरेसा का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हमारे देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बहुत सारे रहे हैं, कम से कम 5 तो रहे हैं, 5 अभी तक रह चुके हैं। तो हमारा देश सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है, और यही कारण है कि दुनिया के सभी धर्म भारत में मौजूद हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो भारत में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। यही बात हमारा संविधान, इसीलिए भारत इसीलिए विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता का देश है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधार है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है। पता है हमें, हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदाय के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदाय के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जाति के मामले में देखते हैं। दूसरे जब समुदाय एक दूसरे को बराबरी का मानते हैं तब बहुधा प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, जैसा कि हम धार्मिक समुदाय के मामले में देखते हैं। संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना ना तो अपने देश में कारगर होता और ना ही वांछनीय। इसका कारण यह नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा भाषा होती है। देखो, हमने किसी के ऊपर अपनी भाषा भी नहीं थोपी है। हमने बंगालियों के ऊपर हिंदी नहीं थोपी है, हमने तमिलों के ऊपर अपनी भाषा नहीं थोपी है, और अगर हमने थोपने का प्रयास भी किया है तो उन्होंने करारा विरोध किया है। आप भारत का निर्माण देखेंगे तो आपको एक विशेषता नजर आएगी, और वो विशेषता है भाषा की विशेषता। भारत के राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही हुआ है। ये बात बहुत सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमने अपने देश के किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए, यहां पर कजन मैरिजेस होती है। साउथर्न स्टेट्स में हिंदुओं में भी कजन मैरिजेस होती है। समझ में आई बात? चाचा, मामा, मौसी, बुआ, इनके बच्चों में शादी हो जाती है इन स्टेट्स में। ये नहीं पता होगा आपको। तो हमने इस विविधता को भी सम्मान दिया है यहां पर इन स्टेट्स में। इन स्टेट्स में कजन मैरिजेस हिंदुओं में भी होती है।
हमने इस चीज को भी सम्मान दिया है। हमने किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं किया है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसी के कारण भारत से कोई अलग नहीं हुआ है। आप अगली बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, ये भारत से अलग होना चाहते थे, लेकिन हमने इनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुना और इनको अपने में मिला के रखा। अभी आपने पंजाब का तो सुना ही होगा, खालिस्तान, फिर भी हमने इस समस्या का समाधान किया है ना, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। और ये सारा काम करने का काम कब हुआ है? 1970 से लेकर 1990 के दशक में। ये काम पूरा इस टाइम में हुआ, इन 20 सालों में। इन 20 सालों में हमने ये सारा काम किया। और राज्यों का हमने गठन 1950 के दशक में भाषा के आधार पर करना स्टार्ट कर। क्यों? क्योंकि हमने ये समझा कि अगर हम किसी की भाषा को सम्मान देते हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं। और जिस दिन हमने स्वतंत्रता को सम्मान दे दिया, वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। आप 12वीं में आएंगे तो पहला चैप्टर ही यही पढ़ेंगे, लास्ट लेसन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वहां आपको बताया जाएगा कि भाषा का क्या महत्व होता है। आप भाषा का महत्व समझेंगे। जर्मन और फ्रेंच के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि भाषा आपके जीवन में कितना बड़ा मूल्य रखती है। अगर आपसे आपकी भाषा छीन ली जाए, इसका मतलब आपसे आपकी जबान छीन ली जा रही है। आपको आपके बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यह है भाषा का महत्व। समझ में आई बात? इसीलिए हमने हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया है और उनकी हर संस्कृति को सम्मान दिया है। भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश होगा जहां हर प्रकार के रीति रिवाजों को मनाने की आजादी है। हर धर्म के लोगों को, और हर धर्म के लोग यहां मौजूद हैं। जो दुनिया में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे, वो यहां शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। आपको पता होना चाहिए इराक और ईरान में कट्टर दुश्मनी है, लेकिन यहूदी और सुन्नी यहां भी हैं, यहां शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इस्लाम में इन दोनों समुदायों के बीच में सबसे ज्यादा घृणा है, सबसे ज्यादा। लेकिन आपको भारत में ये दोनों समुदाय आसपास रहते हुए भी दिख सकते हैं। ये बात जान लो। आगे सुनो। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदारी होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यह बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी और फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत सी भाषाएं और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व ना जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में एक है धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान में पता चलता है कि भारतीय संविधान में धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं माना जाता। समझ में? आप देख सकती हैं भारत में बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स भी होंगे, बहुत सारे भाषा के आधार पर, केरला स्कूल का नाम सुना होगा, बंगाली स्कूल का नाम सुना होगा। तो ये सारे इसीलिए चल पा रहे हैं क्योंकि भारत में भाषा और धर्म को दो क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं बहुत सारे और सिख स्कूल्स भी हैं। इसीलिए क्योंकि सबको भारत का संविधान ये आजादी देता है कि वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। और भारत का संविधान इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करता। ये भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत का संविधान मानता है कि सब धर्मों को आजादी मिलनी चाहिए, सब धर्मों को अपने अनुसार अपने समाज को संचालित करने की आजादी होनी चाहिए। ये भारत का संविधान मानता है और भारत का संविधान हमेशा इस बात को मानता भी रहेगा। ये मैं मानता हूं क्योंकि भारत की जनता इस बात को समझती है कि अगर हमें आपस में एकजुट रहना है तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपस में कट के मर जाएंगे। ये भी हकीकत है। आज के टाइम पे ये संभव है कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए? संभव है? तो इससे बढ़िया क्या है कि दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रहें। यही संभव है ना।
निकालना तो संभव नहीं है ना, तो क्या मतलब है लड़ने का? कोई मतलब बनता है? निकाल तो सकते नहीं हो आप। तो लड़के मरने से अच्छा क्या है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहा जाए, यही है ना। लेकिन एक दूसरे के प्रति ये जो घृणा है ना, इस घृणा ने ही सबसे ज्यादा देश का बंटाधार किया है। और यहाँ का मुसलमान हमेशा का यही का है, यहाँ कन्वर्ट हुआ है वो, ये बात भी आप जाने। यहाँ का मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान अरब का मुसलमान नहीं है। इस बात को इस देश का मुसलमान भी समझे, और जब तक नहीं समझेगा इस चीज को, उसका बेड़ा गर्क होता रहेगा, उसका बेड़ा गर्क होता रहेगा। ये बात वो माने, उसको भी ये मानना पड़ेगा कि वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो यही का है। और उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता भारत होनी चाहिए, उसके लिए कुछ और नहीं होना चाहिए। मैं धर्म को कुछ नहीं कहता, क्योंकि धर्म का तो एक ही उद्देश्य है, समाज को जोड़ के रखना। और अगर आप धर्म को सही से नहीं समझ रहे, नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।